हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल गेट गुरु। फ्रेंड्स, हमारी चल रही है एसएससी जेई, एनएलसी और आरआईएनएल विजाग स्टील के लिए 5000 क्वेश्चन की मैकेनिकल की 5000 क्वेश्चन की सीरीज़। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं आपको 100 क्वेश्चंस इस सीरीज़ के करा चुका हूँ, लेकिन उन वीडियो में साउंड की प्रॉब्लम होने की वजह से ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उन 100 क्वेश्चंस को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपने वो मेरे 100 क्वेश्चंस देखे हैं तो आप यहाँ पर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ साथ। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आइडियल फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड विच इज compressible, incompressible and non-viscous, has negligible surface tension। अब देखिए, आइडियल फ्लूइड होता कैसा है। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। आइडियल फ्लूइड के बारे में ध्यान रखिए, आइडियल फ्लूइड का जो सरफेस टेंशन होता है वो ज़ीरो होता है। आइडियल फ्लूइड में कोई सरफेस टेंशन नहीं होता। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी उस फ्लूइड की कांस्टेंट रहती है, उस फ्लूइड की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता। और आइडियल फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है दैट इज़ म्यू, वो होता है आपका ज़ीरो। विस्कोसिटी बेसिकली जैसे सॉलिड के लिए फ्रिक्शन कंसिडर किया जाता है ना, सॉलिड बॉडीज़ में फ्रिक्शन पाया जाता है, वैसे ही फ्लूइड जब मोशन कर रहा होता है तो उस टाइम पर जो रेसिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड होता है विस्कोसिटी की वजह से होता है। विस्कोसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, ध्यान रखिएगा। तो आइडियल फ्लूइड कैसा फ्लूइड होगा? सी ऑप्शन देखिए, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर ए आपका कंप्रेसिबल, आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है, ए कट गया। बी कुछ हद तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनकम्प्रेसिबल होता है। डी में भी सरफेस टेंशन उसकी नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा करेक्ट है, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। नॉन विस्कस या कह लीजिए इनविस्किड फ्लूइड, इनविस्किड जिसकी सर्फ विस्कोसिटी ज़ीरो होती है। तो फर्स्ट का हो जाएगा सी। चलिए फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपके एसएससी जेई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, गेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इवन आईईएस में, गेट में इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपका कहता है कि जो शियर स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। हाँ जी, टाउ यानी कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई, यानी कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, ध्यान रखिए। इसी को हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं, इसी को हम लोग एंगुलर डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो कोई सा भी नाम आ जाए, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। कोई सा भी आप तीनों में से वर्ड यूज़ कर सकते हो। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। पहले ऑप्शन में शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बिल्कुल गलत। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता तो सही हो जाता। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, बिल्कुल सही है। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। सी ऑप्शन क्या कहता है, देखिए, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होना चाहिए था, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक, तब ये सही होता। सी गलत हो गया। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, बिल्कुल गलत। शियर स्ट्रेस विस्कोसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं होता, विस्कोसिटी तो आपकी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सेकंड का जो राइट ऑप्शन है, सेकंड का राइट ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन भी पता लग जाता है ना कि इस क्वेश्चन का बी आंसर है या सी आंसर है, फिर भी बाकी ऑप्शन पर एक बार नज़र जरूर मार लीजिए। कई बार होता क्या है कि दो ऑप्शन सही होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि दो ऑप्शन सही होते हैं और उनमें से जो ज़्यादा सही होता है उससे आपने टिक करना होता है, लेकिन आप जल्दी जल्दी में बाकी ऑप्शन पर ध्यान नहीं देते और एक ऑप्शन को देखकर ही सीधा उस पर टिक मार के आगे बढ़ जाते हो। तो एग्ज़ाम में बाकी ऑप्शन पर नज़र ज़रूर मारिए, वरना आप नेगेटिव मार्क्स गेन कर सकते हैं पॉजिटिव के बजाय। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन फिर से देखिए। अ न्यूटोनियन फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है? न्यूटोनियन फ्लूइड वही होता है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता क्या है? टाउ इज इक्वल टू में म्यू
du डिवाइडेड बाई dy, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो उसकी जगह पर विस्कोसिटी आ जाता है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड इज डिफाइंड एज, यहाँ पर क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इनकम्प्रेसिबल या नॉन विस्कस, अगर मैं नॉन विस्कस की बात करूँ तो नॉन विस्कस क्या हुआ, विस्कोसिटी जीरो हो गई, लेकिन न्यूटोनियन फ्लूइड में विस्कोसिटी होती है और वो कॉन्स्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं करती, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन क्या, ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन देखिए क्या कहता है, बी ऑप्शन कहता है ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, बिल्कुल सही। न्यूटोनियन फ्लूइड वही फ्लूइड होता है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। सी ऑप्शन हाईली विस्कस, होता रहे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। कंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, ये नॉन विस्कस फिर से दे दिया, यानी कि विस्कोसिटी नहीं होगी, लेकिन न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है, थर्ड का बी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज इक्वल टू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसके बराबर होती है। देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से दिखाते हैं, न्यू से, ये किसके इक्वल होती है, विस्कोसिटी अपॉन में डेंसिटी। विस्कोसिटी कह लीजिए, इसको डायनामिक विस्कोसिटी कह लीजिए, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से यहाँ पर मल्टीप्लाइड किया है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। डायनामिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड किया तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। डायनामिक विस्कोसिटी को प्रेशर से मल्टीप्लाइड किया, सी ऑप्शन बिल्कुल गलत। प्रेशर को डेंसिटी से मल्टीप्लाइड किया, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हुआ फ्रेंड्स, फोर्थ का बी आंसर। डायनामिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिलता है। चलिए फ्रेंड्स फिफ्थ देखते हैं। डायनामिक विस्कोसिटी की आपसे डायमेंशन पूछी है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। ध्यान रखिए, अब डायनामिक विस्कोसिटी आपकी क्या होती है, म्यू होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। जब भी आपको डायमेंशन, देखिए डायमेंशन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। आप अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के इसके CGL वगैरह के भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर भी आपसे फिजिक्स में डायमेंशंस वगैरह पूछी जाती है, तो आपको डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए। और अगर आपको डायमेंशन निकालनी है तो आपको उस जो भी आपसे पूछा है, जैसे डायनामिक विस्कोसिटी पूछा है, तो उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, उसकी SI यूनिट और CGS यूनिट की भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। तो म्यू की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा, अब देखिए न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल टिप्स पे रटा होना चाहिए, m1 L1 T-2। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग न्यूटन को बहुत जगह यूज़ करते हैं। न्यूटन का निकल जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से निकल जाएगा, सेकंड मल्टीप्लाइड में टाइम हो गया, मीटर स्क्वायर L2 आ गया। तो यहाँ से आप इसे सोल्व करो, m की पावर में 1, L की पावर में -1 और यहाँ से T की पावर में -1, तो m L -1 T-1 ये हो जाएगा, m L -1 और T-1 ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल, इसका जो डायमेंशंस होगी। तो यहाँ पर फिफ्थ का देखिए m L -1 T-1, बी इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन नहीं होगा, ए में टी की पावर में -2 आ रहा है, एल की पावर में -1 ही नहीं है, यहाँ पर टी की पावर -2 आ गया, ये भी कट, और यहाँ पर m की पावर में भी -1 दे दिया। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, फिफ्थ का बी इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, पोइज, पोइज इज द यूनिट ऑफ, पोइज किसकी यूनिट होती है। देखिए जो आपकी विस्कोसिटी होती है, डायनामिक विस्कोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, विस्कोसिटी की है या डायनामिक विस्कोसिटी की है, उसकी CGS यूनिट जो होती है, CGS यूनिट वो होती है पोइज। वो कौन सी यूनिट होती है फ्रेंड्स, पोइज होती है, पोइज। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, किसकी, डायनामिक विस्कोसिटी यानी कि म्यू की यूनिट होती है। और इसमें आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि पोइज को न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, या फिर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को पोइज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, एक न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, 10 पोइज के बराबर होगा, 10 पोइज के। ये आप लोग CGS सिस्टम में कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को CGS सिस्टम पोइज में जब आप कन्वर्ट करते हो ना, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करोगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, तो वहाँ से आपके पास ये रिलेशन आता है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखिए। तो पोइज किसकी यूनिट है फ्रेंड्स, पोइज यूनिट होती है विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी। मास डेंसिटी की यूनिट, मास डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी कि इसकी यूनिट होगी kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत हो गया।
बी ऑप्शन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट ध्यान रखिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या ये होती है एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम। लेकिन अगर सीजीएस की बात करूं, सीजीएस में होती है इसकी स्टोक्स, ध्यान रखिएगा सीजीएस में कितनी होती है, स्टोक्स होती है सीजीएस में, ठीक। उसके बाद पोइस किसकी यूनिट है, विस्कोसिटी की। छठे 6 का सी आंसर हो जाएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट क्या रहेगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई, डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई, डी यू की यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड, और डी वाई की यूनिट क्या रहेगी, मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट क्या आ गई, पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट बनती है पर सेकेंड। ध्यान रखिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 6 का क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर फॉर 6th क्वेश्चन। चलिए 7 देखते हैं। द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा, इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, डिक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, डिक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ गैस, या फिर डी ऑप्शन कहता है इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ द गैस। देखिए होता क्या है, पहले तो देख लेते हैं कि विस्कोसिटी का कारण क्या है। यहाँ पर हमसे विस्कोसिटी पूछी हुई है लिक्विड और गैसेज में, तो आपको पता होना चाहिए लिक्विड और गैसेज में विस्कोसिटी का मेजर जो रीज़न होता है, ठीक। देखिए पहली बात, एक होता है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स होता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक होता है एडहेसिव फोर्स, अलग अलग मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एडहेसिव फोर्स का एग्जांपल जैसे कि फेविकोल लकड़ी को चिपका देती है, तो फेविकोल्स के मॉलिक्यूल्स में और लकड़ी के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वहाँ पर एडहेसिव फोर्स है। लेकिन अगर एक मर्क्यूरी की बात की जाए, मर्क्यूरी उनके आपस में मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा फोर्स होता है। तो लिक्विड में जो विस्कोसिटी का कारण होता है वो होता है कोहेसिव फोर्स। लिक्विड में विस्कोसिटी का कारण कोहेसिव फोर्स। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोहेसिव फोर्सेस ये ब्रेक हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाने से दूर जाएंगे तो कोहेसिव फोर्स वीक हो जाएगा। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, इसलिए कोहेसिव फोर्स उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विस्कोसिटी का। गैसेस की बात करूँ, गैसेस में कोहेसिव फोर्स का इतना रोल नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पहले से ही बहुत दूर दूर है। गैसेस के केस में वहाँ पर आता है मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। तो गैसेस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में ज़्यादा कोलाइड करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा मोलिकुलर मोमेंटम एक्सर्ट करेंगे। तो गैसेस में विस्कोसिटी का जो कारण होता है, मेनली जो कारण रहता है वो मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है। तो आपने लिक्विड में टेम्परेचर को बढ़ाया, कोहेसिव फोर्स वीक हो गए, क्यों, मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए। तो लिक्विड के केस में विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो। वहीं गैसेस के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र बढ़ जाएगा, दैट इज विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी बढ़ेगी मतलब इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ द गैस। तो यहाँ पर 7th का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी एंड डी, बोथ आर राइट आंसर फॉर 7th। एक चीज़ ध्यान रखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड रहता है और यहाँ पर इंक्रीज की जगह डिक्रीज भी आ सकता है। तो एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि टेम्परेचर वो बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो गैस की विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और लिक्विड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज दे रखा हो। ध्यान रखिएगा कि क्या दिया हुआ है। चलिए 8 देखते हैं यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन कहता है स्टोक इज द यूनिट ऑफ, स्टोक किसकी यूनिट होती है, तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। स्टोक इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। स्टोक किसकी यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या रहेगी, सरफेस टेंशन सिग्मा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज न्यूटन पर मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर विस्कोसिटी की बात करूँ, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी एसआई सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में बात करूँ तो पोइस हो जाएगी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट आपकी स्टोक है किसमें, सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम। और एसआई सिस्टम में इसकी जो यूनिट रहती है वो रहती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड किसके बराबर होता है, 10⁻⁴ स्टोक्स के बराबर होता है। आपको ये रिलेशन भी पता होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड किसके बराबर है, 10⁻⁴ स्टोक्स। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि इसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्यों कहा जाता है। देखिए इसकी जो यूनिट होती है वो निकलती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
इसकी यूनिट में कहीं भी न्यूटन नहीं है, न्यूटन नहीं है इसकी यूनिट में, इसलिए हम लोग इसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। काइनेमेटिक, क्योंकि काइनेमेटिक में हम लोग मोशन को कंसीडर करते हैं, फोर्स को कंसीडर नहीं करते कि वेलोसिटी कितनी है, एक्सलरेशन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। काइनेमेटिक में यही चीज़ें कंसीडर की जाती है, कोज फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर मैं बात करूं डायनामिक विस्कोसिटी की, डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या रहती है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये होती है डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स, देखिए यूनिट में आ गया ना न्यूटन, तो इसलिए इसे डायनामिक विस्कोसिटी कहा जाता है। इसकी यूनिट जो रहती, इसका जो नाम लिखा जाता है वो डायनामिक विस्कोसिटी लिखा जाता है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। द डिवाइडिंग फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग 1 पोएस इंटू MKS यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इज, वो कहता है आप 1 पोएस को MKS सिस्टम में कन्वर्ट करो डायनेमिक विस्कोसिटी को, 1 पोएस को MKS सिस्टम यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी उसमें कन्वर्ट करने के लिए किस फैक्टर से मुझे डिवाइड करना होगा, 9.81, 981, 98.1 या फिर 0.981, किससे मुझे डिवाइड करना होगा कि मेरा 1 पोएस किस में कन्वर्ट हो जाए, MKS सिस्टम में, डायनेमिक विस्कोसिटी का। तो डायनामिक विस्कोसिटी की बात हो रही है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात नहीं हो रही, और पोएस से भी पता लगता है कि ये डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट है। तो चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं MKS सिस्टम में। पहले तो देखिए MKS सिस्टम होता क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी कि यहाँ पर जो वेट होता है ना, वेट mg, उसकी जगह पर m कंसीडर किया जाएगा, m आपको m लेना होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 पोएस है आपका, 1 पोएस, देखिए मुझे 1 पोएस को न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना आता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर मतलब SI सिस्टम में कन्वर्ट करना आता है, डायरेक्ट MKS सिस्टम में नहीं आता कन्वर्ट करना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 1 पोएस को SI सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। SI सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए इसे 0.1 से डिवाइड करना होगा, 0.1 से, सॉरी 0.1 से मल्टीप्लाइड करना होगा, मतलब 1/10 करना होगा। तो एक पोएस, 1 पोएस किसके बराबर हुआ, 1 पोएस 1/10, 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये रिलेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब ये SI सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन मुझे MKS सिस्टम चाहिए, मुझे क्या चाहिए, MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए देखिए मैंने 10 से ऑलरेडी डिवाइड कर चुका हूँ। MKS सिस्टम, न्यूटन क्या होता है, mg होता है न्यूटन, तो mg पर सेकेंड, mg सेकेंड 10 मीटर स्क्वायर, ये हमारा चल रहा है। ये ऐसे कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, आपका g नहीं होता, आपका MKS सिस्टम में g नहीं आएगा, सिर्फ m आएगा, तो इसे g से डिवाइड करना होगा। g की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर g को हटाने के लिए मुझे इसे 9.81 से डिवाइड करना होगा, तो मेरा ये g हट जाएगा, मेरा क्या होगा, g हट जाएगा, तो 9.81 ये आ गया, 10 पहले से पड़ा हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा फ्रेंड्स, ये बन जाएगा 98.1। तो मुझे 98.1 से डिवाइड करना होगा ताकि मेरा 1 पोएस जो है वो MKS सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए। तो ये था 9th क्वेश्चन। अब देखते हैं फ्रेंड्स 10th क्वेश्चन क्या कहता है। सरफेस टेंशन हैज़ द यूनिट ऑफ, सरफेस टेंशन की यूनिट वो आपसे पूछ रहा है। सरफेस टेंशन की यूनिट क्या रहेगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन होता है सिग्मा, यानी कि न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया बिल्कुल नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिल्कुल सही, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम बिल्कुल गलत, नन ऑफ द अबव, तो बी इज द राइट आंसर फॉर 10th क्वेश्चन। चलिए 11 देखते हैं। गैसेज आर कंसिडर्ड इनकम्प्रेसिबल व्हेन द मैक नंबर अगर आपका कितना हो कि गैसेस को इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करेंगे। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या, उनकी डेंसिटी कांस्टेंट। तो ध्यान रखिए मैक नंबर की वैल्यू जो होती है गैसेस के लिए अगर 0.2 से लेस देन हो, लेस देन 0.2, तो हम उन्हें इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं। मैक नंबर क्या होता है, व्हाट इज मैक नंबर, मैक नंबर आपका m, दैट इज वेलोसिटी अपॉन में वेलोसिटी ऑफ साउंड, v/c, v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, c इज द उसी फ्लो के अंदर, उसी फ्लूइड के अंदर। देखिए v क्या है आपका, फ्लो की, फ्लूइड की वेलोसिटी, कि वो किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, उसी फ्लूइड के अंदर साउंड की वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज योर मैक नंबर। तो v/c, इसको इनर्शिया फोर्स अपॉन में इलास्टिक फोर्स से भी दिखाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इनर्शिया फोर्स अपॉन में इलास्टिक, आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर v/c मैक नंबर होता है, इसकी वैल्यू अगर 0.2 से कम होती है तो हम गैसेस को इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं। चलिए वैसे गैसेस आपकी कंप्रेसिबल होती है। डेंसिटी कांस्टेंट, इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है डेंसिटी कांस्टेंट। चलिए 12th,
पास्कल लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है आपसे कि प्रेशर किसी भी पॉइंट पर इक्वल रहता है ऑल द डायरेक्शन में। किसमें? फ्लूइड में। व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि फ्लूइड आपका रेस्ट में होना चाहिए, फ्लूइड आपका मूवेबल नहीं होना चाहिए। तो पास्कल लॉ जो है किसी भी पॉइंट पर हर डायरेक्शन में बराबर होगा, किसी भी पॉइंट पर, एट अ पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पर हर डायरेक्शन में जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा। कब? जब आपका फ्लूइड किस में हो? रेस्ट में हो। तो 12th का बी आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर 12th। चलिए, हाइड्रोस्टेटिक लॉ, हाइड्रोस्टेटिक लॉ states that rate of increase of pressure in a vertical direction is equal to, देखिए, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू हाइट। आपको पता होगा जब भी कोई फ्लूइड, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो, हाइट की नीचे की तरफ जाते हो, हाइट इंक्रीज करते हो, प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो हाइट आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, नीचे की तरफ बढ़ रही है, तो डी पी बाई डी एच किसके बराबर होता है? ये होता है माइनस रो जी के बराबर। और रो जी क्या होता है? स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट मतलब एम जी अपोन में वी। तो एम वी अपोन में, ये मास अपोन में वॉल्यूम हुआ, रो अपोन में जी। तो यहाँ से आपके पास आ गया, इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक वेट। तो डी पी अपोन में डी एच किसके इक्वल होगा? स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। तो बी आंसर होगा। डेंसिटी नहीं, गलत। वेट ऑफ द फ्लूइड नहीं, बिल्कुल गलत। स्पेसिफिक वेट यानी कि एम जी अपोन में वी, यानी कि रो जी के बराबर होता है आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो 13th का हो जाएगा बी आंसर। चलिए 14th देखते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स डील्स विद, फ्लूइड स्टैटिक्स किस किस के साथ डील करती है? देखिए, एक बात ध्यान रखिए, फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब फ्लूइड इज एट रेस्ट, फ्लूइड इज एट रेस्ट यानी कि फ्लूइड स्टैटिक्स। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। चाहे फ्लूइड रेस्ट में हो चाहे फ्लूइड मोशन में हो, उसमें विस्कोसिटी होगी। लेकिन जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स तभी पिक्चर में आएंगे जब फ्लूइड मूव करेगा। जब तक एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करेगी, विस्कस फोर्स भी नहीं आने वाले। हालांकि विस्कोसिटी जो है वो फ्लूइड की रहती है, चाहे वो स्टैटिक कंडीशन में हो चाहे वो मोशन में हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर फ्लूइड स्टैटिक्स किसके साथ डील करेगी? विस्कस एंड प्रेशर फोर्सेस। विस्कस फोर्स तो आएंगे ही नहीं, जब तक फ्लूइड मूव नहीं करता विस्कस फोर्स नहीं आने वाले। बी ऑप्शन में वो फिर से कह रहा है विस्कस फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। विस्कस फोर्स तो आएंगे ही नहीं, ए भी गलत, बी भी गलत। सी ऑप्शन में क्या कहता है? ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स। और डी ऑप्शन में देखिए क्या कहता है? सरफेस टेंशन एंड ग्रेविटी फोर्स। अब एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पर सी और डी में बहुत डाउट रहेंगे बच्चों को कि जो फ्लूइड स्टैटिक्स है वो ग्रेविटी प्रेशर फोर्स में भी डील करती है, सरफेस टेंशन एंड ग्रेविटी फोर्सेस में भी डील करती है। अगर आपका फ्लूइड स्टेशनरी है, उस पर ग्रेविटी फोर्स तो लगेगा लगेगा, और ग्रेविटी फोर्स हमारा दोनों ऑप्शन में है। लेकिन बात आती है कि सरफेस टेंशन लगेगा या प्रेशर फोर्स लगेगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन मोस्टली बच्चों को रहेगी। देखिए, प्रेशर फोर्स कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स, वो तो आपका लगना ही लगना है। बात अगर मैं सरफेस टेंशन की करूँ ना, तो एक केस ऐसा भी होगा जहाँ पर सरफेस टेंशन नहीं लगेगा। सरफेस टेंशन क्या होगा? आइडियल फ्लूइड के केस में सरफेस टेंशन नहीं लगेगा। आइडियल जो फ्लूइड की जो ऊपरी सरफेस होती है ना, वो खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह लगती है ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस, अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस। वो आपके सरफेस टेंशन होती है जो सरफेस पर लगती है, ठीक। तो सरफेस टेंशन आइडियल फ्लूइड के केसेस में नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं कि हमारा जो 14th का राइट आंसर होगा, 14th का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि उस पर ग्रेविटी फोर्स भी लग रहा है, प्रेशर फोर्स। फ्लूइड चाहे आइडियल हो चाहे रियल हो, प्रेशर फोर्स लगेगा लगेगा। फ्लूइड चाहे आइडियल हो चाहे रियल हो, ग्रेविटी फोर्स लगेगा लगेगा। लेकिन अगर फ्लूइड आइडियल होगा ना, तो सरफेस टेंशन फोर्स नहीं लगेगा। तो 14th का सी इज द मोस्ट प्रेफरेबल आंसर रहेगा 14th का। चलिए फ्रेंड्स, 15th क्वेश्चन देखते हैं। गेज प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल टू, गेज प्रेशर किसके बराबर होगा किसी भी पॉइंट पर? देखिए, गेज प्रेशर आपको पता होगा, जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेरिक, इसके बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर उसने पूछा है गेज प्रेशर क्या होगा? पी एब्सोल्यूट में से पी एटमॉस्फेयर माइनस कर दीजिए। तो 15th का देखिए, पी एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 15th का बी। एब्सोल्यूट प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड नहीं करना। वैक्यूम प्रेशर प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर बिल्कुल नहीं करना। देखिए, एक टर्म यहाँ पे और बता देता हूँ, पहले तो 15th का बी नोट कर लीजिए। उसके बाद जो पी एब्सोल्यूट होगा, पी एब्सोल्यूट किसके बराबर होता है? पी एटमॉस्फेयर माइनस पी वैक्यूम। व्हाट इज पी वैक्यूम? पी वैक्यूम इज
नेगेटिव गैस प्रेशर, नेगेटिव गैस प्रेशर आपका पी वैक्यूम कहलाता है। ध्यान रखिएगा, गैस प्रेशर का नेगेटिव अगर हम लोग लेते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना भी आप नीचे आते हो दैट इज योर वैक्यूम प्रेशर। चलिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम इज, अगर मैं वाटर की कॉलम की बात करूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01325 इंटू 10⁻⁵। यहाँ पर देखिए 1.01325 इंटू 10⁻⁵, इतना प्रेशर होता है, ठीक। और ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρgh। पानी के लिए रो की वैल्यू हो गई 1000, जी की वैल्यू हो गई 9.81, तो एच यहाँ से आप जब निकालते हो तो वो निकलता है 10.3 मीटर। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा आपके पास अवेलेबल, चाहे आप एसएससी जेई दे रहे हो या एनएलसी विजाक चिल दे रहे हो, तो यहाँ पर डायरेक्ट याद रखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मैं वाटर कॉलम की टर्म्स में मेजर करूँ तो 10.30 आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं मर्क्यूरी के लिए कंसिडर करूँ तो 0.76 मीटर, 0.76 मीटर, ध्यान रखिए 0.76 मीटर या 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, या फिर 760, या फिर कितना होगा फ्रेंड्स 760 mm ऑफ Hg, 760 mm फॉर Hg। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कोई सा भी रिलेशन पूछा जा सकता है। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर फॉर 16। चलिए 17 देखते हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन द प्लेन सरफेस इज गिवन इक्वल टू, देखिए जब किसी भी फ्लूइड, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर होती है तो फ्लूइड उस पर प्रेशर लगाता है, प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वो सरफेस के ऊपर लगता है, ठीक। तो यहाँ पर वो हाइड्रोस्टैटिक, ये बायंसी की बात नहीं कर रहा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए ए उसने दे दिया एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस, एच इज द डेप्थ ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द प्लेन एरिया बिलो द लिक्विड फ्री सरफेस। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या रहता है, रो जी एच बार मल्टीप्लाइड बाय ए, दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, ठीक। तो एच बार क्या होता है यहाँ पर कि फ्री सरफेस से जो ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका डिस्टेंस, फ्री सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका डिस्टेंस कितना है, दैट इज योर एच बार। उसे हम लोग बोलते हैं डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द प्लेन, उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द प्लेन एरिया बिलो द लिक्विड फ्री सरफेस, कि कितनी उसकी डेप्थ है सेंट्रोइड की। तो यहाँ पर 17 का ए आंसर होगा। ए आंसर कैसे आया, रो जी एच बार मल्टीप्लाइड बाय ए, रो जी की वैल्यू कितनी होगी, स्पेसिफिक वेट, तो स्पेसिफिक वेट एच बार मल्टीप्लाइड बाय ए, तो यहाँ पर ए आंसर इज द राइट आंसर, 17 का ए हो जाएगा। चलिए 18 देखते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ अ प्लेन सरफेस इमर्ज इन द लिक्विड इज, अब देखिए सेंटर ऑफ प्रेशर होता क्या है, वो पॉइंट जहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है वही आपका सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, और वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लगता है। कारण यही है क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो हमेशा नीचे की तरफ लाई करेगा, तो ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्लेन सरफेस। 18 का यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। अबव द सेंटर बिल्कुल गलत है, एट द सेंटर बिल्कुल गलत है, बिलो द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी बिल्कुल सही। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा 18 का। चलिए 19 देखते हैं। द रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्स थ्रू द, रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पर देखिए 19th क्वेश्चन, हाँ जी, रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्स थ्रू अ पॉइंट, कहाँ पे लगता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो रिजल्टेंट, वो लगता है सेंटर ऑफ प्रेशर पर, जिसकी वैल्यू हमेशा सेंटर ऑफ, जो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लगता है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ पर राइट होगा, 19th का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 20 देखते हैं। फॉर अ सबमर्ज्ड कर्व्ड सरफेस, सबमर्ज्ड कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए कर्व्ड सरफेस किस तरह का, ये वाला कर्व्ड सरफेस होता है, जो फोर्स लगता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, मतलब इस तरह से लगेगा। तो इंक्लाइंड फोर्स के लिए दो कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट एफ वी से दिखा दूंगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एच से दिखा दूंगा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, अब ये वर्टिकल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी वो आपसे पूछ रहा है। तो वर्टिकल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, वर्टिकल फोर्स की वैल्यू होती है जितना भी लिक्विड, जितने भी लिक्विड का वेट सपोर्ट किया हुआ है उस सरफेस ने, वही वर्टिकल फोर्स की वैल्यू होती है। तो वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय द कर्व्ड सरफेस, दैट इज योर वर्टिकल फोर्स। तो यहाँ पर बी आंसर होगा, 20 का बी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करूं, एग्जाम में आपसे हॉरिजॉन्टल फोर्स भी पूछा जा सकता है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा,
force on the projected area of the curved surface on the vertical plane, force on the projected area of the curved surface vertical plane पर कितना लग रहा है, उस एरिया को प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक, तो 20 का सी होता अगर आपसे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा हॉरिजॉन्टल पूछा होता। यहाँ पर वर्टिकल पूछा है, वर्टिकल में तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए 21, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21, फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी द बायंट फोर्सेस पासिस थ्रू। देखिए कहता क्या है कि बायंट फोर्स जो किसी फ्लोटिंग बॉडी पर लगते हैं वो कहाँ से पास होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, बायंट फोर्स या बेसिकली बायंसी, जब भी किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में डाला जाता है तो वो फ्लूइड उस बॉडी पर फोर्स लगाता है। जब भी कोई बॉडी फ्लूइड में जाएगी तो वो उस फ्लूइड को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगी, तो वो फ्लूइड क्या करेगा, उस बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसकी वैल्यू जिसे कहा जाता है बायंसी फोर्स। और उस फोर्स की जो वैल्यू निकाल कर हमें दिया वो आर्किमिडीज ने हमें दी, तो वो भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, वो भी हमें करने हैं। तो बेसिकली वो जो बायंट फोर्स है, फोर्स जिस पॉइंट पर लग रहा होता है वो पॉइंट हमसे पूछा गया है। तो वो पॉइंट होता है जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस होगा, जब आपने बॉडी को डाला ना फ्लूइड के अंदर, तो जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका जो सेंट्रोइड होगा वहाँ से बायंट फोर्स पास होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए, सेंट्रोइड ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो यहाँ पर 21 का क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, 21 का डी आंसर होगा। तो बायंट फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा, तो 21 का हो जाएगा डी। चलिए 22 देखते हैं, 22 क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये कंडीशंस ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपसे एक जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहता क्या है कि जो इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम फ्लोटिंग बॉडी और सबमर्ज्ड बॉडी दोनों के लिए है, इक्विलिब्रियम फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड, उसके लिए क्या कंडीशन रहती है। इक्विलिब्रियम आपका तीन तरह का इक्विलिब्रियम है, एक है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या रहती है, देखिए फ्लोटिंग बॉडी के लिए जो मेटा सेंटर एम होता है वो हमेशा जी से ऊपर होता है। जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो इसे और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी एक एक नंबर के लिए प्री एग्जाम के लिए जो आपकी स्टेज है विजाक स्टील या फिर एसएससी जेई की मैं बात करूँ, एसएससी जेई में आपका प्री के लिए, तो वहाँ पर ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स का एक कंप्लीट कोर्स लेके आऊँगा तो उसमें और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। सबमर्ज्ड बॉडी के लिए क्या रहता है, बी इज़ अबव जी। वैसे ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एम जो रहेगा मेटा सेंटर जो जी से नीचे रहेगा, और बी यानी कि जो बी क्या है, बायंट फोर्स जहाँ पर लगता है, जिस पॉइंट पर बायंट फोर्स लगता है वो आपका बी पॉइंट है, ठीक, वो जी से नीचे रहेगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए एम और जी कोइंसाइड करेंगे फ्लोटिंग बॉडी के लिए, और सबमर्ज्ड बॉडी के लिए बी और जी कोइंसाइड करेंगे। तो ये आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है, याद रखना बहुत ईजी है। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो एम ऊपर होगा, बी भी ऊपर होगा, ठीक, जी से। फ्लोटिंग बॉडी के लिए एम पिक्चर में आएगा यानी मेटा सेंटर, सबमर्ज्ड बॉडी के लिए बी पिक्चर में आएगा। अनस्टेबल में एम नीचे हो जाएगा, बी भी नीचे हो जाएगा, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में एम और जी कोइंसाइड करेंगे, यहाँ पर बी और जी कोइंसाइड करेंगे। तो तीनों की कंडीशन सेम रहेगी। एम यहाँ पर एम फ्लोटिंग बॉडी और सबमर्ज्ड बॉडी के लिए कंडीशन सेम रहेगी, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल के लिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास। कंडीशंस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर फ्लोटिंग बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी है उसके लिए वो आपसे कंडीशन पूछ रहा है। देखिए फ्लोटिंग बॉडी के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम उसने कहा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम फ्लोटिंग बॉडी एम इज़ अबव जी, एम हमेशा जी से ऊपर होगा। तो यहाँ पर जो पूछा है उसने स्टेबल इक्विलिब्रियम फ्लोटिंग बॉडी एम इज़ अबव जी, यहाँ पर दिया है एम कोइंसाइड विद जी, एम आपका जी कोइंसाइड के साथ नहीं करेगा, एम जो है वो जी के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए होता है। ए कट गया। मेटा सेंटर इज बिलो, मेटा सेंटर बिलो नहीं होगा, मेटा सेंटर बिलो होता है अनस्टेबल के लिए, ये बी भी कट गया। मेटा सेंटर इज अबोव द सेंटर, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। सेंटर ऑफ बायंसी बी, बी सेंटर ऑफ बायंसी पिक्चर में फ्लोटिंग बॉडी के लिए नहीं, सबमर्ज्ड बॉडी के लिए आता है। तो 22 का हमारे पास क्या आंसर होगा, 22 का सी इज द राइट आंसर। 23 क्या कहता है, अब उसने कहा है सबमर्ज्ड बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगी। सबमर्ज्ड बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब बी जो है वो जी से ऊपर होगा। तो पहला क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ बायंसी बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल गलत, ये आपका अनस्टेबल की कंडीशन है। सेंटर ऑफ बायंसी कोइंसाइड विद ग्रेविटी, बिल्कुल गलत, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। सेंटर ऑफ बायंसी इज अबव मेटा सेंटर, ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं आपके पास,
ठीक। सेंटर ऑफ बायनेंसी अबव जी, बिल्कुल ठीक। स्टेबल के लिए आपके पास बी जो है वो जी से ऊपर होना चाहिए, तो 23 का डी आंसर होगा। 24 में कहता है मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज, जो मेटासेंट्रिक हाइट होती है फ्लोटिंग बॉडी की वो किसके बराबर होती है। देखिए मेटासेंटर, देखिए लाइन याद रखिएगा, जो आपका टॉप पर रहता है एम, उसके बाद आता है जी, उसके बाद आता है बी, तो जी और एम के बीच का डिस्टेंस मेटासेंट्रिक हाइट कहलाता है, जी और एम के बीच का डिस्टेंस। और ये किसके बराबर है, देखिए यहाँ पर मेंशन भी है, सी ऑप्शन देखिए, डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके बीच का डिस्टेंस मेटासेंट्रिक हाइट कहलाता है। तो 24 का सी इज द राइट आंसर। चलिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर द फ्लो टू बी स्टेडी, फ्लो की स्टेडी होने की नेसेसरी कंडीशन वो आपसे पूछ रहा है। स्टेडी के लिए मतलब क्या, कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो वक्त के साथ चेंजेस ना हो, प्रॉपर्टीज़ में किसी भी तरह का वक्त के साथ चेंज ना हो, वेलोसिटी वगैरह में, एक्सेलरेशन में, वक्त में के साथ इनमें कुछ चेंजेस आपको देखने को ना मिले। तो 25 का यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो टाइम के साथ चेंज ना करे, दैट इज स्टेडी। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ए ऑप्शन में कहता है वेलोसिटी डज नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस। देखिए प्लेस टू प्लेस अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो वो यूनिफॉर्म फ्लो होता है, वो यूनिफॉर्म फ्लो होता है, ए ऑप्शन नहीं होगा। द वेलोसिटी चेंजेस एट अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वेलोसिटी किसी पॉइंट पर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करती है तो वो स्टेडी नहीं, वो अनस्टेडी होगा। तो यहाँ पर 25 का सी भी नहीं है, बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। चलिए डी 26 देखते हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर द फ्लो टू बी यूनिफॉर्म इज दैट, फ्लो के लिए यूनिफॉर्म होने की नेसेसरी कंडीशन वो आपसे पूछ रहा है। तो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि वेलोसिटी, वो आपके स्पेस के साथ चेंज ना हो, तो बी ऑप्शन देखिए, वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन द फ्लो फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। मैंने आपको बताया कि स्पेस के साथ वेलोसिटी चेंज ना करे तो वो आपका यूनिफॉर्म फ्लो होगा। ए ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, ए ऑप्शन में वो कह रहा है वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी उसे हम स्टेडी फ्लो बोलते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो नहीं कहते। वेलोसिटी चेंजेस एट अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी अगर चेंज कर रही है तो उसे अनस्टेडी कहते हैं, यूनिफॉर्म नहीं कहते। तो 26 का हमारे पास क्या आंसर है फ्रेंड्स, बी आंसर इज द राइट आंसर। चलिए 27 देखते हैं। फ्लो इन द पाइप इज लेमिनार, किसी भी पाइप में जो फ्लो होगा वो लेमिनार होगा। कब होगा फ्लो इन द पाइप इज लेमिनार, जब रेनॉल्ड्स नंबर आपका 2000 से कम होता है, 2000 से कम होता है रेनॉल्ड नंबर, तो आपका फ्लो जो है, या 2000 तक हो तो आपका लेमिनार फ्लो कहलाता है, फ्लो इज लेमिनार। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है, इनर्शिया फोर्स अपोन में विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपोन में विस्कस फोर्स इज नोन एज रेनॉल्ड्स नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में कह रहा है रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू 2500, बिल्कुल गलत। रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू 4000, बिल्कुल गलत। रेनॉल्ड नंबर इज मोर देन 2500, बिल्कुल गलत। डी, तो यहाँ पर 27 का क्या आंसर होगा, डी, नन ऑफ द अबो। यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द फ्लो। 28 देखिए, अ स्ट्रीम लाइन इज अ लाइन, स्ट्रीम लाइन कौन सी लाइन होती है, देखिए स्ट्रीम लाइन वो लाइन होती है जिस पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको उस पॉइंट पर फ्लो के वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाती है। किसी भी, देखिए अगर आपकी स्ट्रीम लाइन कुछ इस तरह की है, ये आपकी स्ट्रीम लाइन है, तो आप इस स्ट्रीम लाइन पर इस पॉइंट पर, मैं कहता हूँ यहाँ पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, फ्लो इस तरह से जा रहा है, तो आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है स्ट्रीम लाइन। तो डी ऑप्शन देखिए यहाँ पर, on which tangent drawn at any point gives the direction of velocity, तो 28 का हमारे पास डी आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर फॉर 28। चलिए 29 देखिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन कैन टेक द फॉर्म, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या फॉर्म ले सकती है। पहली बात यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है आपका, कि जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो किस पर बेस्ड है, तो ध्यान रखिएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर, कि जो मास है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये जो आपका मास m डॉट रहता है वो कांस्टेंट रहता है, इस पर आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड है, यही आपसे एग्जाम में पूछी भी जाती है। बर्नौली इक्वेशन किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन, अब ये बना कैसे, m डॉट का मतलब क्या होगा, m डॉट का मतलब होगा मास अपॉन में टाइम, dm डिवाइडेड बाय dt, या तो आप मास अपॉन में टाइम कर सकते हैं, यानी कि ये कांस्टेंट रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज
कांस्टेंट। मास क्या होता है? मास होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी अपॉन में वॉल्यूम, ये हो गया टाइम। तो यहाँ से ये क्या बना? वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है? डेंसिटी। वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और अपॉन में पड़ा है टाइम, ये क्या है? कांस्टेंट। लेंथ अपॉन में टाइम, ये क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बना आपके पास? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, दैट शुड बी कांस्टेंट। दिस इज योर कंटिन्यूटी इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। ये v वॉल्यूम नहीं है, ये v वेलोसिटी है। तो यहाँ पर देखिए क्या रहेगा? ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू में ρ2 a2 v2। डी आंसर होगा 29 का। यहाँ पर सी आंसर। यहाँ पर गलती क्या है? देखिए डी में क्या गलती है? यहाँ पर ये P1 A1 V1 दे रखा है, ρ1 लेना है आपको, ρ1 A1 V1 डेंसिटी आपको लेनी है। तो 29 का सी आंसर होगा राइट आंसर। चलिए 30 क्वेश्चन देखिए। पिटोट ट्यूब इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। देखिए पिटोट ट्यूब मेजर करती है वेलोसिटी। वेलोसिटी को मेज़र किया जाता है पिटोट ट्यूब की हेल्प से, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको निकालनी है। तो यहाँ पर 30 का क्या आंसर होगा? वेलोसिटी एट अ पॉइंट, 30 का सी। प्रेशर आप मैनोमीटर से निकालते हो या पीजोमीटर वगैरह जो होते हैं आपके पास, बैरोमीटर होता है। फ्लो के लिए आपके पास कौन सा डिवाइस होगा? फ्लो हम लोग आगे देखेंगे कि किससे हम लोग फ्लो मापते हैं। फ्लो रेट बेसिकली जो डिस्चार्ज होता है, फ्लो रेट की अगर मैं बात करूं तो वो आपका ओरिफिस वगैरह से मापा जाता है, ओरिफिस वेंचुरीमीटर। डी डिस्चार्ज, बिल्कुल डिस्चार्ज यहाँ पर आपका वेंचुरीमीटर, ओरिफिस मीटर, माउथ पीस, इससे मेज़र किया जाता है। तो 30 का हमारे पास सी इज़ द राइट आंसर। 31 का देखिए, बर्नौली थ्योरम डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बर्नौली थ्योरम किसके साथ, किस कंजर्वेशन के साथ डील करती है? बर्नौली थ्योरम डील करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कांस्टेंट। तो 31 का क्या होगा? 31 का सी आंसर होगा, राइट आंसर इज सी। चलिए 32 देखते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। मैंने आपसे बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंटिन्यूटी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 32 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। चलिए 33 देखते हैं। इरोटेशनल फ्लो मीन्स, इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या है? देखिए अगर आपका फ्लूइड पार्टिकल, जैसे ये आपका फ्लूइड पार्टिकल मैं कुछ शेप बना रहा हूँ, ये अगर फ्लो करता हुआ इसी तरह से रहता है तो ये आपका इरोटेशनल, मतलब जो आपका फ्लूइड है वो आपका सेंटर ऑफ मास सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखिए 33 का नेट रोटेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स अबाउट देयर मास सेंटर इज 0। बिल्कुल सही, यहाँ पर फ्लूइड रोटेट नहीं करता अपने मास सेंटर के अबाउट, दैट इज 33 का हो जाएगा सी। चलिए 34, वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। वेलोसिटी कंपोनेंट्स पूछ रहा है एक्स और वाई डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल। देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल क्या है? ये आपका ऐसा फंक्शन है जो जिसके रिस्पेक्ट में भी अगर आप फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो तो उसी डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी मिलती है विद नेगेटिव कंपोनेंट एक्स। देखिए आपके पास यू, वी एंड डब्ल्यू। यू आपकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, वी आपकी वाई डायरेक्शन में, और डब्ल्यू आपकी जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो उसी डायरेक्शन में यू कंपोनेंट मिला लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। सिमिलरली अगर फाई का वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको माइनस का वी मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है? 34 का डी ऑप्शन देखिए ज़रा। अगर आप फाई का, आप माइनस कहीं भी कर सकते हो, फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो तो यू आएगा, फाई का वाई के रिस्पेक्ट में करते हो तो वी आएगा। तो डी आंसर यहाँ पर राइट होगा। ए ऑप्शन में देखिए गलती क्या है? ए ऑप्शन में यहाँ पर 34, यहाँ पर ए ऑप्शन में माइनस साइन नहीं है तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन में कहीं भी माइनस साइन नहीं है तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में ज़रा देखिए, सी ऑप्शन में दोनों जगह माइनस है लेकिन फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में यू दे रहा है, फाई का वाई के रिस्पेक्ट में भी। यहाँ पर सी और डी, देखिए सी और डी दोनों सेम ऑप्शन है, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है तो सी और डी दोनों ही आंसर होंगे। कुछ थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था यहाँ पर 34 में, तो 34 में सी और डी दोनों बनते हैं क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है। चलिए 35 देखते हैं। वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इन टर्म ऑफ स्ट्रीम फंक्शन साई। अब साई के रिस्पेक्ट में पूछा है तो साई के रिस्पेक्ट में ध्यान में रखिएगा, अगर साई का एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो तो आपको वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी यानी कि वी मिलती है, और अगर आपका साई का वाई के रिस्पेक्ट में करते हो तो आपको एक्स डायरेक्शन में यानी कि यू मिलता है विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर
35 का देखिए साई का x के रिस्पेक्ट में किया तो v मिल गया, साई का y के रिस्पेक्ट में किया तो नेगेटिव u आपको मिल गया। यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 35 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बाकी ऑप्शन को कैसे गलत करते हैं यहाँ पे, तो बाकी ऑप्शन देखिए साई का x के रिस्पेक्ट में u दे रखा है जो कि नेगेटिव आना चाहिए तो गलत हो गया। साई का x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर v आना चाहिए था और माइनस भी नहीं होना चाहिए था तो b भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में देखिए साई का y के रिस्पेक्ट में u जो कि आपका नेगेटिव आना चाहिए था और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है तो 35 का डी इज़ द राइट आंसर। चलिए 36 देखते हैं।